गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और कल के स्टोरी ना अपलोड के लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक दैट मीन्स मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मेरा पूरा टाइम सोने में गया और जब मेरी नींद खुली तो शाम ढल चुकी थी, 5:30 गुजर चुका था। बस इतना ही हुआ था और आप सबका स्वागत करती हूँ रियल स्टोरी स्पार्क 2.0। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया। आप सब को थोड़ा सा इस रीज़न का मालूम हो जाएगा क्यों मैंने चेंज किया। खैर, चलिए आप सबको स्टोरी सुनाती हूँ मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि इसका वेट आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और हाँ, मैं जल्दी ही एक स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं इसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगी। आप बिल्कुल बताएं और आप सबको ये स्टोरी कैसी लग रही है या कैसी लगेगी वो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार कुछ नया, कुछ हटके होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए बताते आगे हुआ क्या था। कंगना जाती है मिलने के लिए। सानिया ने उसको रेस्टोरेंट में बुलाया होता। उन दोनों की हेल्प करती है कविता। कंगना पहुंचते हैं रेस्टोरेंट। जैसे वेटर पूछता है, वेटर पूछने पे वो सीधे पीछे से जो आवाज़ आती है और उस आवाज़ में जितनी गंभीरता होती है वो सोच के भी उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन लगा सकते हैं आप। कहते कि हाँ बिल्कुल है। जैसे ही वेटर टर्न होता है वहाँ पे सानिया खड़ी होती है बड़े अट्रैक्टिव पोज में। उसके हाथ दोनों पॉकेट में होते हैं, आंखों पे कूलिंग ग्लासेस होते हैं और कहते कि ये मेरे मेहमान हैं। और कंगना जब देखती है सानिया को, उसको रात की बातें याद आने लगती हैं, जो सानिया इस तरह से घर के पाइप से चढ़ के आई होती है और जो मोहल्ले में चोर का शोर मचा होता है, अलग ही लेवल होता है। सब लोग फिर वो मनी मन मुस्कुरा रही होती, हंस रही होती है। कंगना जब मुस्कुरा रही होती हो तो समझ जाती है सानिया कि किस बात को लेके हंस रही है। फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि शायद मैं अगर यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ी रही तो सबको पता चल जाएगा, और खासकर कविता को। कविता, कंगना, सानिया तीनों लोग जाके टेबल पे बैठते हैं। वेटर आता है, ऑर्डर प्लीज मैम। तो ऑर्डर क्या लोगे तुम दोनों? तो कहती कि मैं तो जीजू कॉफ़ी लूँगी और तुम? कंगना कहती कि मैं मुझे नहीं पता। तो वो ऑर्डर करती है आइसक्रीम और अपने लिए वो फ़िल्टर कॉफ़ी मांगती है। जब वो देखती है कि इसने आइसक्रीम मंगाया तो वो कहती कि इसको कैसे पता चला कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। खैर पता नहीं, ये अग्रवाल फैमिली की जासूस है, इसको कुछ भी पता चल सकता है। वैसे भी मेरा प्लान भी तो इसने पहले पता लगा के रख ली कि मैंने क्या प्लानिंग की है इसके खिलाफ। इसको वो सोच रही होती है कि भगवान इसके पास इतना दिमाग दिए, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देते यार, कि मैं भी इसके दिमाग में क्या चल रहा है जान पाती। ऐसा वो सोच रही होती है अपने दिमाग में। कविता कहती है कि क्या हो गया, क्या सोच रही है? कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली, क्या सोचूंगी मैं। तो कहती कि नहीं, कुछ तो तू सोच रही है, जल्दी बोल क्या सोच रही है। कहती कल ना पता है
कल हमारे मोहल्ले में एक चोर आया था। तो तेरे मोहल्ले में चोर? कैसे? तेरे यहाँ तो क्या कवर्ड कैंपस है, अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहती है कि अरे नहीं, बहुत बड़ा चोर था। पूरे सोसाइटी वाले पता है, घर में घुस घुस के, बेड के नीचे, वार्डरोब में, सब जगह ढूंढ रहे थे। जब कंगना ये बोलती है तो सानिया समझ जाती है कि ये जानबूझ के बता रही है। जो हाथों को वो ऐसे फोल्ड करके अपने चिन पर टिकाई होती है, वो फट से उसका कोनी नीचे आ जाता है। तो कहती है कि कहीं तू जीजू की बात तो नहीं कर रही, क्योंकि कल जीजू भी तो गया था तुझसे मिलना। तो क्या हुआ जीजू, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? कहते अरे नहीं, तुम्हें पता ही है, इसको तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलने की आदत होती है। तब तक वेटर आ जाता है, उसकी कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी और उसकी कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम लेके वो सब कुछ सर्व करता है। सर्व करने के बाद तो कहता है कि एनी अदर्स नीड मैम? तो कहते कि नहीं, नथिंग, थैंक यू, वैसा बोल के उसको भेज देती है। कहती है कि गाइस, तुम लोगों को कुछ खाना है? तब तक जो आइसक्रीम खा रही होती है कंगना, तो उसके हाथ से ना थोड़ी सी आइसक्रीम उसके ड्रेस पे गिर जाती है। जैसे उसके ड्रेस पे गिरती है तो वो कहती है कि मैं अभी वॉशरूम से आ रही हूँ ना, मेरे कपड़े पे ये आइसक्रीम गिर गया, मैं वॉश करके। तो कहती हाँ हाँ तू जा। तब तक सानिया के दिमाग में चल रहा होता है कि ये आके कहीं पोल ना खोल दे, कुछ तो करना पड़ेगा। वो वहां से कहती कि मुझे एक कॉल करना है, मैं आती हूँ ना। वो अपना फ़ोन लेती है और वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाती है, वहाँ पे देखती है कि आगे पीछे देखती है और वो वॉशरूम के अंदर एंटर हो जाती है। जैसे ही एंटर होती है, कंगना पीछे टर्न होकर कहती कि आप यहाँ, और वो तुरंत ही दरवाज़ा वॉशरूम का लगा देती है, जो रेस्टोरेंट का रहता है। कहती कि तुम वहाँ पे क्या बोल रही थी कविता के सामने? तो कहती कि सही तो बोल रही थी, एक चोर आया था जो हमारे मोहल्ले में सबको परेशान कर दिया था। तो कहती कि तुम कुछ ज़्यादा उस चोर से परेशान नहीं हो गए? तो कहती क्या करूं, कुछ चोर ऐसे ही होते हैं। तो कहती कि अच्छा ठीक है, अब मैं और भी कुछ चोरी कर लेती हूँ। तो कहती कि व्हाट? तो कहती हाँ, अब ऑब्वियसली चोर बना ही दिया है, तो बाकी और सारी चीज़ें चोरी करने में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चला जाता है। कहते कि क्या मतलब है? तो कहते कि वही जो समझ रही हो, मैं मेरा मतलब वही था। तो कहती कि पर जैसे जैसे वो पीछे हो रही होती है सानिया, वैसे वैसे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही होती है। कंगना को समझ नहीं आ रहा था कि सानिया क्या करने वाली है। उसका ये बिहेवियर बहुत अलग तरीके का होता है। उसके चेहरे पे एक बड़ी ही होता ना कि शार्प स्माइल होती है, होता ना कुटिल मुस्कान, उस टाइप की। और कहती कि अब तो तुम गई बेटा। कंगना ये देखिए, देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं, मैं बता दे रही हूँ, मैं शोर मचा दूंगी। कहती कि शोर मचाओगे? मचाओ। अभी वहां पे बाहर बैठ के क्या बोलने जा रही थी? जैसे कि मुझे पता नहीं है, जैसे तुम मुझे बताना चाहती हो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम क्या बताना चाहती हो। मेरे को बहुत अच्छे से पता है मिसेस अग्रवाल। और हाँ, जल्दी से घर आने के लिए तैयारी कर लो, वरना। तो कहती कि क्या वरना? ऐसे ऐसे कौन धमकाता है? तो कहती कि मैं धमका नहीं रही हूँ। वो पूरा जाके वॉल पे चिपक जाती है। अब उधर से कहीं जाने का रास्ता नहीं होता है। अब वो दोनों बाजुओं से उसको कैद कर लेती है।
दोनों हाथ रख देती है वॉल पे। अब वो कहाँ जाए खड़े होके। कहती है अब कहाँ जाओगी तुम? तुम्हें लगता है कि अब यहाँ पे कोई जगह है? ये तुम्हें कोई पहचाने आएगा? मुझसे पंगा लोगी कंगना तो समझ लेना, मैं सानिया हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगी। तो वो शर्म से अपनी नजर को झुका लेती है और उसका चिन पकड़ के वो फिर से उसका फेस ऊपर करती है। कहती ओह माय गॉड, तुम्हें शर्माना भी आता है। वो फिर से अपनी नजरें चुरा लेती है और कहती कि प्लीज जाने दो। तो कहती है कि अच्छा तुम्हें जाना है, ठीक है जाने देते हैं, जाओ। वो साइड हो जाती है। जैसे ही वो जाने के लिए उसके साइड से निकलती है, उसका हाथ वो पकड़ लेती है और फिर हाथ पकड़ने के बाद वो सीधे होती है और उसको खींचती है बड़े फोर्सफुली। जब उसको खींचती है तो उन दोनों का जो बॉडी होता है ना, एक दूसरे से टच होता है और वो जाके दीवार से जा लगती है सानिया। और 2 मिनट के लिए उन दोनों के बीच में ये जो मैजिकल मोमेंट होता है ठहर सी जाती है। उसकी आंखें एक दूसरे में खोने लगती हैं। वो पल ठहरने लगता है एक दूसरे के आगोश में। ऐसे गुम हुए होते हैं कि मोहब्बत अगर हो तो ऐसा हो, वो उस मोहब्बत का नशा हो तो ऐसा हो। कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत सच्ची हो, अगर किसी से शिद्दत से हो तो बड़ी खूबसूरत एहसास देता है। अगर किसी से धोखा और तकलीफ मिला हो तो वो मोहब्बत चाह के भी महसूस नहीं होती। खैर, जब सानिया उसकी आंखों में खो के अपने आप को उसके आंखों में डूबते हुए खुद को नजर पाती है, उसका दिल जो जोरों से धड़क रहा होता है, जो उसके हाथ कंगना के उसके सीने पे होते हैं, जब वो उसका हाथ देखती है कि दूसरा कंगना का हाथ कहाँ पे उसके सीने पे रखा हुआ है, वो तुरंत से उसके सीने से अपना हाथ हटा लेती है। और जो हम दोनों के बीच में ये जो सांसों की गर्मी है अचानक से जो बढ़ी होती है, वो उस माहौल में एक दूसरे के लिए जो अपनी सांसें, चैन, सुकून जो खो रहे होते हैं, उन दोनों के बीच ये जो मैजिकल पॉइंट होता है, वो कहीं ना कहीं जिंदगी में उन दोनों को सुकून, शांति और वो हर एक एहसास जो प्यार होने के बाद होता है। सानिया और कंगना को उस वक्त वो चीज़ फील हो रही होती है। अब कंगना को यकीन हो चुका होता है कि वो सानिया से बेइंतहा मोहब्बत करती है। उस मोहब्बत का कोई हद ही नहीं। जब सानिया उसके लिप्स को देख के, उसके आंखों में खुद को पाके, उसके कांपते हुए होंठ, उसके होंठों पे ये लाली, उसकी चैन, सुकून सब खो रहा होता है। वो धीरे धीरे उन दोनों को अपने आप को चाह के भी रोक रहे होते कि नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं, मगर वो रोक नहीं पाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कंगना का हाथ जो होता है सानिया के सर में और सानिया का जो हाथ होता है वो उसकी पूरी बॉडी पे फैलने लगता है। उस किस में इस तरह से वो खोने लगे होते हैं कि वो ऐसा लग रहा होता है कि उनका पहला और आखिरी हो। उनको ये किस काफी ज्यादा एक दूसरे को खोने के लिए, एक दूसरे को फिर से पाने के लिए, वो बीते हुए कल में वो गलत चीजों के लिए अपने दिल से सानिया वो सारी यादें मिटा देना चाहती है जो बीते हुए कल में हुआ होता है। एक ऐसी स्टोरी जहां से शुरू हुई होती धोखे, फरेब, झूठ पे ये जो खड़ा हुआ होता है रास्ता,
अब कहीं न कहीं अब जाके उनको अपने रिश्ते पे भरोसा होना के लिए थोड़ा बहुत वक़्त मिल रहा होता है। जब वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से चूम रहे होते हैं, उन दोनों के दिल में एक अलग सी टीस उठ रही होती है, जो पहले किया शायद ना किया होता। किस करते करते कंगना की आंखों में आंसू भर आते हैं। आंसू भर आने के बाद सानिया जैसे ही उसके चिक पे आंसू को महसूस करती है, वो किस छोड़ के देखती है कि कंगना वो रो रही है। उसके आंखों से आंसू को साफ करते कहती कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया कंगना, आई एम सॉरी, प्लीज रो मत, मैं कभी नहीं तुम्हें किस करूंगी, सच में, तुम जब बोलोगी तभी मैं तुम्हें टच करूंगी, प्लीज मत रो। तो कहती कि पागल, मैं इस बात के लिए नहीं रो रही। तो कहती कि क्या हुआ, किस बात के लिए रो रही। तो कहती कि हाँ, मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ गलत किया, तुमने फिर भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, तुमने कभी कुछ कहा नहीं मुझसे, तुम फिर भी मुझसे इतना प्यार करती हो। तो कहती कि बस इतनी सी बात, इस बात के लिए रो रही हो। तो कहती कि हाँ, मुझे क्योंकि ये बुरा लग रहा है। तो कहती कि कुछ बुरा मत सोचो, सब अच्छा है, और मेरे अकॉर्डिंग और ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा, बिलीव मी। तब तक उसके जो वॉशरूम का जो उसने लॉक किया होता है उस पर नॉक होने लगता है। कंगना कहती कि अब देखो कोई आ गया ना, अब हम दोनों को साथ में देखेगा तो क्या, मतलब क्या रह जाएगा, कितना एम्बैरस फील होगा। तो कहती कि क्या, कुछ नहीं होगा। कहती कि तुम इधर रुको, मैं जाती हूँ। वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे एक औरत होती है, ठीक है। उसको ऐसे निकलते हुए देखती है तो कहती है कि वॉशरूम में दरवाज़ा कौन लगाता है। वो निकल चुकी होती है। इधर कंगना जो होती है वो वॉशरूम में ही अंदर होती है। जैसे वो निकलती है, उसकी जो लिप पे जो लिपस्टिक होती है वो फैल चुकी होती है। वो फैल चुकी होती है और जैसे ही वो मिरर के सामने आती है, उसकी लिपस्टिक फैली हुई उसको दिखती है, तो वो उसको साफ करते है। फिर वो तो भूल ही जाती है कि मैंने तो शानिया को बोला ही नहीं, उसकी भी लिपस्टिक कहीं फैल गई होगी। तो फिर कहते कि वो शिट यार, क्या क्या बकवास है। वो जल्दी भागते हुए जाती है और ज़्यादा ही दूर कंगना अभी पहुंचती है, थोड़ी दूर पे पहुंचती है। साने इधर पिलर के पास खड़े होकर उसका वेट कर रही होती है। कहती है थैंक गॉड तुम गई नहीं, ये लो टिश्यू लो और अपने फेस को साफ करो। तो कहती क्यों, क्या हो गया। तो अपना फोन निकालती है और उसको बैक कैमरा करके उसको दिखाती है। कहती ओह शिट, तो उस आंटी ने भी देखा होगा मुझे, तो कहती इसीलिए थोड़ा सा देख के निकलती। कहती ओके ओके। वो जल्दी से साफ करती अपनी लिपस्टिक को ठीक करती है। दोनों आते हैं। यहाँ पे कविता वेट कर रही होती है। कविता वेट कर रही होती है कि तुम दोनों ने कितना टाइम लगा दिया जीजू, आप तो कॉल पे बात करने गए थे और दोनों एक ही डायरेक्शन से आ रहे हो। तो कहती है कि वो मैं बात करते करते थोड़ा आगे तक निकल गई थी। और कहने कहती कि मैं तो वॉशरूम में थी ना। तो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम लोग वॉशरूम में थे और कॉल पे थे, ठीक है, मुझे मत बनाओ। वैसे जीजू मुझे एक काम है, मैं निकल रही, आप क्या इसको घर छोड़ दोगे। तो कहती है कि हाँ मैं छोड़ दूंगी, तुम जाओ। तो जब ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है, क्या सीन होता है, सेकंड सीन शिफ्ट करते हैं। सानिया के घर पे सब लोग ये सारी चीज़ें बातें कर रहे होते हैं कि सालू जी नहीं मान रही हैं। जो कंगना की मॉम होती हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। सानिया की मॉम
वो भी अब सोच रही होती है कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अब अपनी बेटी को खुश रखने के लिए, खुश देखने के लिए वो चाहे जो हो जाए सब उनको करना है। कंगना कहती है कि इधर जो बातें चल रही होती है मनीषा सुन रही होती है। मनीषा कहती कि क्या ज़रूरत है यशी आंटी को ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने की। अब फिर से अगर कंगना आ जाएगी तो फिर से इसको घर से निकालना कितना मुश्किल होगा, इनको पता ही नहीं है। क्या भगवान जी थोड़ा बहुत मेरा साथ नहीं दे सकते? हमेशा कंगना के पीछे। जो शान्या की मॉम होती है वर्धन जी से, दादी दादा से ये बात कर रही होती है कि हमें चल के अपने बच्चों का मैटर सुलझाना चाहिए। वर्धन जी कहते हैं कि सही कह रही हैं यशी जी, चलिए आज हम चलते हैं, बात करके आते हैं। शाश्वत जी बोलते हैं, जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि शालू इस बात के लिए राजी होगी, क्योंकि वो बहुत जिद्दी स्वभाव की, मुझे जहाँ तक समझ आई हैं, बहुत जिद्दी स्वभाव की समझ आई हैं। और उनका जिद्दी स्वभाव कहीं उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर दे। शानिया जो होती हैं उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो जिंदगी में हर कुछ इतने संघर्ष से उसको क्यों मिलता है। दादी बोलती है कि सही कह रहे हैं आप, मुझे भी यही लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, मगर उसकी मॉम मानने को तैयार ही नहीं है। अब वो मानेंगे नहीं तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी संवरेगी कैसे? खैर कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे तुम दोनों जाओ, बात करके आना, बताना क्या कह रही हैं। वर्धन जी और एसी जी तैयार हो जाते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं। ड्राइवर को बोलने के बाद कहते हैं कि चलना है हमें। कहते हैं कि ऋषि जी कहते हैं कि कुछ सामान मंगवा लेते हैं, पहली बार जा रहे हैं उनके घर, रिश्तेदारी है, कुछ तो सामान होना चाहिए। तो ड्राइवर को बोलते हैं वर्धन जी कि मार्केट जाओ, कुछ फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आओ, हमें जाना है। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है साहब, मैं लेके आता हूँ। वो सारी चीज़ें होने के बाद सामान कुछ देर में वो लेके आ जाता है। वर्धन जी और यशी जी गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं शालू जी के घर की तरफ। थोड़े टाइम में उनके घर वो पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो काफ़ी चीज़ें सोचने समझने के बाद वो पहुंचे होते हैं इस नतीजे पे कि वो जाएंगे, शालू जी को समझाएंगे और कंगना को लेके आएंगे। वहाँ पे गेट पे ही उनकी गाड़ी रुकवा के पूछने लगता है जो वॉचमैन होता है। वॉचमैन पूछता है तो कहते हैं कि शालू जी के यहाँ आए। तो कहते हैं कि अच्छा। वो फ़ोन लगा के मतलब पूछता है और पूछती है शालू की कौन है। तो कहते हैं कि ये कोई बड़े लोग लग रहे हैं। तो वो कहते हैं भेज दो ऊपर। वो जाते हैं, बड़े आराम से जाते हैं, लेफ्ट में जाके दरवाज़ा पे डोरबेल बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता है और सामने जब वर्धन जी और यशी जी को देखती है शालू जी तो उनके कुछ खासा रिएक्शन नहीं होता है। उनके चेहरे पे जो टेंशन और जो गुस्सा दिख रहा था वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। उनकी आंखों में वो सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। दोनों एक दूसरे की इस गुस्से पे बातों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और अंदर आते हैं। कहते हैं क्या अंदर नहीं बुलाओगी? यशी जी बोलती है। कहते हाँ अंदर आओ। जब यशी जी अंदर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि शालू, तुम्हें पता है कि हम काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे से भले ना मिले हों, मगर हम एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो कहते कि मुझे पता है, आगे बोलो। कहते कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। और उसके पिताजी, शाने के पिताजी कहते हैं कि बहन जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बस खुश रहें। आपको जहाँ तक
जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो गलतफहमियां हैं, वो अब दूर हो चुके होंगे। मैं चाहता हूँ कि कंगना फिर से हमारे घर आए और फिर से हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। वो बैठने को बोलती है शालू जी, और जब दोनों लोग बैठते हैं, बातें हो रही होती हैं, शालू उनकी बातें सुन रही होती हैं। शालू जी जब ये सारी बातें सुनने के बाद वर्धन जी से कहते हैं कि भाई साहब, आपने अपनी बेटी के लिए आप यहाँ तक चले आए। आपको लगता है कि आपकी बेटी इतनी काबिल है कि मेरी बेटी को खुश रख सके? और आपको ये क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की एक लड़के की जगह ले सकती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो, मेरे नाते पोते हों, मैं उनको खिलाऊं, मेरा बुढ़ापा गुजरे। मैं लड़की से लड़की की शादी करा दूं, उस वक्त तो कंगना ने जो कहा मुझे करना पड़ा, मगर अब मेरी मर्जी से अब मेरी मर्जी, जो भी चीज़ें होंगी अब मेरी मर्जी से होंगी। मैं अपनी बेटी का भला बुरा जानती हूँ और उस घर में मैं कभी भी अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं। यशी जी बहुत काम रह के शालू जी के हाथों को अपने हाथों में होल्ड करके कहती हैं कि अभी तुम गुस्से में हो, तुम सिर्फ गुस्से की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं देख पा रही हो जो हम देख रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश हैं और तुम अपनी इज्जत से सिर्फ उन दोनों का अलग करके, उन दोनों को अलग रख के उन बस दोनों को तकलीफ पहुंचाओगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश हैं और खुश रहेंगे। और तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके शालू? प्लीज तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तो शालू जी कहती कि यशी, तुम समझने की कोशिश करो। मैं अपनी बेटी का भला चाहती, तुम्हारी बेटी ऐसी है तो मैं अपनी बेटी को उसके साथ क्यों छोड़ दूं? मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के जैसी नहीं है और तुम्हारी बेटी में खोट है, मेरी बेटी में नहीं। वो तो बस कुछ टाइम से साथ रहने की वजह से अटैच्ड हो गई है। कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी में खोट है? कतई नहीं, मेरी बेटी पे मुझे नाज है। तुम्हें पता नहीं होगा कि मेरी बेटी लाखों में एक है, लाखों करोड़ों में एक है। और तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं है, तो तुम एक बार अपनी बेटी से पूछ क्यों नहीं लेती कि वो क्या चाहती है? उसको यूं इस तरह से जबरदस्ती घर पे क्यों रखी हो? तो ये देखिए, मैंने अपनी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अरे वो जब नहीं जाना चाहती तो मैं क्या करूं? तुम अपनी बेटी को संभाल लो, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगी। यशी जी गुस्सा हो जाती है। जो उनका सब्र होता है अपनी बेटी के बारे में भला बुरा सुन के, उनका जो सब्र होता है ना उनके अंदर, वो टूट सा जाता है। वर्धन जी अब अपना पेशेंस बनाए हुए रखते हुए कहते हैं कि बहन जी, आपको लगता है कि आपकी बेटी में कोई खोट नहीं है, माना मेरी बेटी में खोट है, ठीक है, मगर वो चाहती तो वो बहुत पहले आ जाती। वो चाहती तो कब कब वो छोड़ चुकी होती है, मगर फिर भी वो हमारे घर में रुकी हुई थी। कुछ तो बात होगी ना, आप इस बारे में थोड़ा सोचें। और उनको समझाते समझाते वो दोनों थक जाते हैं। शालू जी अपने बातों से हटने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। इधर शालू जी बिल्कुल मना कर देती हैं। वर्धन जी और यशी जी वापस अपने घर को चले आते हैं। यशी जी की आंखों में आंसू होते हैं और इन आंखों में आंसू इस तरह से भरे होते हैं कि ना वो बह रहे होते हैं ना ही सूख रहे होते हैं, आंखों में भरे हुए होते हैं। वर्धन जी कहते हैं कि यशी जी आप प्लीज दुखी ना हो, आप अपनी बेटी पे भरोसा रखें और कंगना हमारे घर आएगी।
वो किसी के घर की बहू नहीं, वो हमारे घर की बहू है, हमारे घर की ही बहू बन के रहेगी। आप अपनी बेटी पे यकीन रखें। वर्धन जी बहुत सुलझे हुए इंसान होते हैं, वो ऐसे ही इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान होते हैं। यशी जी में भी बहुत ज़्यादा सब्र होता है, मगर अपने फ्रेंड के आगे वो अपनी बेटी की जिंदगी की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। घर पहुंचते ही दादा दादी पूछते हैं क्या हुआ, बात बनी? दोनों ने सर हिला देते समझ जाते हैं दोनों लोग की। इधर मनीषा कहते थैंक गॉड ये बुढ़ा बुढ़ी, नहीं तो पूरा प्लान चौपट कर देते गए थे। अच्छा हुआ भगवान जी आज आपने मेरा साथ दिया। कहानी को शिफ्ट करते हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग से स्माइल होती है। कविता जा चुकी होती है, वहां से बिल मंगवाती है। बिल देने के बाद कहती है कि चलें, कहती कि हाँ। और लगभग थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका होता है, तब तक उसका फ़ोन आता है उसके मैनेजर का। जब मैनेजर का फ़ोन देखती है वो उठाती है, कहती है हेलो। वो बस रेस्टोरेंट से बिल दे के निकल ही रही होती है। तो कहती है मैम आपकी मीटिंग है, प्लीज़ आप टाइम से आ जाइएगा, मैंने रिमाइंड के लिए कॉल किया। तो कहती है कि हाँ मुझे याद है, बिल्कुल याद है, मैं आ रही हूँ ऑफिस के लिए। वो कहती है कि कंगना क्या साथ चलोगी ऑफिस? बस थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, मैं मीटिंग लेना है और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। तो कहती है कि ठीक है। उसके साथ वो उसको गाड़ी में बैठाती है, खुद जो होता है बैठती है। उसके बाद ड्राइवर को बोलती है ऑफिस ले चलो। ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसके साथ जब कंगना उसके कंपनी में आती है तो सब लोग उसको देखे जा रहे होते हैं, कंगना को। सब घूर रहे होते हैं। तो जैसे ही घूर रहे होते हैं तो जैसे ही वो एंटर होती है तो उसका हाथ वो पकड़ लेती है सान्या। और हाथ पकड़ के उसको हाथ को जब लेके आ रही होती है तो बाकी जब जैसे ही हाथ उसका पकड़ते हुए सान्या को दिखते तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो नजर उठा के उन दोनों की तरफ देखते। जब ऐसे वो पकड़ के लेके जा रही होती है कंपनी के अंदर, कंगना को काफी अच्छा लगता है ये। वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव उसका नेचर वहां पे उसका दिखता है। और जैसे ही कैबिन में पहुंचती है कहती है कि तुम यहाँ पे बैठो सोफा पे। कहती है मैं आती हूँ। तो कहती है कि मैनेजर आता है। कहते हैं कि मैम सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में आ चुके हैं और सब लोग आप ही का वेट कर रहे हैं। कहती है कि ठीक है चलो। वो कुछ फाइल्स होते हैं उसको पलटते हुए देखते हुए पेजेस को करते हुए चली जाती है। जैसे वो पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती है कि कहती है कि वाह आज तो सारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिनको जिनको लगता है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, जो कंपनी में स्कैंडल हुआ है, किसको किसको लगता है कि मुझे इस्तीफा देनी चाहिए अपने पद से, तो उसमें 2-3 लोग होते हैं जो हाथ ऊपर करते हैं। कहती है अच्छा आप तीनों को लग रहा है। वो अपने मैनेजर को बोलती है कि इन तीनों सर के टेबल पे ये जो फाइल है रख दो। फाइल में वो रहता है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि अगर कुछ भी इनके ऑफिस के जाने के बाद अगर कुछ भी गड़बड़ होती है कोई भी, तो सारा ब्लेम इन तीनों पे जाएगा। वो जब पढ़ते हैं तो ये क्या बकवास है। अच्छा ये बकवास आप सबको दिख रहा है? नहीं बॉयज, ये मेरा हिसाब है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी आप तीनों को कि अगर मुझसे इस्तीफा मांगोगे तो मैं आपकी जिंदगी का पूरा डिसीजन अपने हाथों में ले लूंगी और उसके बाद आप सबके साथ क्या होगा आपको पता है। फिर आप कहीं के नहीं रहोगे और मैं आपको कहीं का छोड़ूंगी भी नहीं। उसकी बातों में वो एटीट्यूड दिख रहा होता है। सबको मेरी बात समझ आ गई। अब इस मीटिंग की कोई ज़रूरत है?
सब लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वो जाती है अपने कैबिन में और कंगना से कहती है कि चलो हो गया, मैं तुम्हें घर छोड़ के आती हूँ। करीबन शाम ढल चुकी होती है, इन सब ड्यूरेशन में शाम ढल चुकी होती है। फिर कंगना को लेके जब वो नीचे आ रही होती है, जब वो बाहर आती है और उसकी गाड़ी गेट पे मिलती है, तो ड्राइवर को बोलती है कि तुम घर चले जाओ, गाड़ी मैं ड्राइव करूँगी। तो कहता है कि पर मैम, तो कुछ उसके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। कहता है कि तुम भी चलोगे, लगता है तुम्हें मुझे ले जाने की ज़रूरत है। पर मैम, आप दोपहर में भी साथ लेके नहीं गई थी और अभी भी। कहती हैं कि तुम सबको कहीं जाने की ज़रूरत, तुम सब घर जाओ, मैं आ जाऊंगी। पर मैम, आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो कहते कि मैंने ऑर्डर दिया है और इसको जो फॉलो नहीं करेगा ना, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो आंखें दिखाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। कंगना कहती है कि ये इतने सारे बॉडीगार्ड्स, तो कहती कुछ नहीं। वो दोनों गाड़ी ड्राइव करके थोड़ा सा शहर से दूर निकलते हैं। वो जो एरिया होता है, जो उसकी कंपनी होती है, थोड़ा सा शहर से दूर होती है। तो शहर में जाने से पहले थोड़ा सा एक खाली सुनसान रास्ता होता है, उधर से उसको क्रॉस होके जाना होता है। अब उन तीनों को उसने धमकाया होता है, उन तीनों को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होती है। उसकी गाड़ी के पीछे कुछ गाड़ी पड़ जाती हैं और शानिया इस बात से बेखबर होती है। कंगना कहती कि आई थिंक ये जो पीछे गाड़ी है वो हमें पीछा कर रही है। तो कहती है वो गाड़ी को थोड़ा सा मतलब इधर उधर करती है, थोड़ा स्पीड करती है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ, ये गाड़ी हमारी पीछा कर रही है। अब कहती है कि ठीक है, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा वो रेस करती है, बहुत ज़्यादा रेस करती है। और रेस करती है तो जैसे ही थोड़ा वो वन वे होता है, उधर से ट्रक आ रहा होता है, गाड़ी को काटते काटते वो खाई में वो गाड़ी ले जाती है। उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराती है और जैसे ही उसके पीछे जो आ रहे होते हैं, जैसे गाड़ी को खाई में जाते हुए देखते हैं, वहां से वो खड़े होकर देख रहे होते हैं कि गाड़ी अंदर गई है मगर ब्लास्ट नहीं हुई है। तो अपनी गाड़ी को रोके वो ढूंढने के लिए कुछ बंदे निकल आते हैं। इधर सानिया और कंगना भाग रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या हुआ था। बने रहिए स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।